हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में क्या-क्या है सबसे खास, उस पर सबसे पहले कर लेते हैं बात। तो क्या-क्या है इन तीनों न्यूज़पेपर का जो सबसे बेस्ट है, वो आज है ईरान और इज़राइल पर। पूरा समझिए कि पूरा वर्ल्ड ही ईरान और इज़राइल एंड अमेरिका इन्हीं के सिस्टम से अटा पड़ा है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे इन्हीं पे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, और फिर डिस्कशन को बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, एक बार ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए कि बच्चे कनेक्ट हो जाएं फटाफट आप सब लोग। तो सबसे पहले आप देखिए, पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर को अगर आप उठा करके देखते हैं, भरा पड़ा है। आज क्या क्या भरा पड़ा है? ईरान बॉम्ब्स यूएस एलाइज अक्रॉस वेस्ट एशिया, यानी सबसे पहले है कि ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सहयोगियों पर बम्बार्डिंग कर दी है। फिर उसके बाद इंडियन एमंग इंजर्ड इन ईरानियन स्ट्राइक, यूएई ने कहा कि जो इंडियन है वो भी घायल हुए हैं। दूसरी चीज ये हो गई। फिर इसके बाद इंपेरियल वार यानी शाही युद्ध भी इसको कहा गया। फिर मिसाइल इंटरसेप्टर्स इन यूएस ईरान वॉर की भाई, इन इस युद्ध में मिसाइल इंटरसेप्टर अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है मिसाइल इंटरसेप्टर एक्चुअल में होते क्या हैं। फिर खामेनेई के बारे में कि जिन्होंने ईरान को एक न्यू शेप दिया, एक न्यू आकार दिया 1980 से लेकर के आज तक, और अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अखबारों को आप उठाएंगे तो अलग अलग हेडिंग से आप देखोगे अलग अलग चीजें भरी पड़ी हैं, और इसी पर हम लोग पूरी बातचीत करेंगे। अब जैसे आप अगली स्लाइड पर जाएंगे, वहां पर भी आपको यही सारी चीज देखने को मिलेगी। और एक बार हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को देख लेते हैं, उसके बाद फिर ठीक है, अब आते हैं, देख सकते हैं आप फिर से वही। ईरान वॉर रेजेस फियर फॉर ऑयल सप्लाई, प्राइस शॉक फॉर इंडिया, यानी अभी इकोनॉमी आ गया तो बिजनेस लाइन अखबार ने पकड़ लिया कि ईरान युद्ध से भारत के लिए तेल सप्लाई और कीमतों में झटके की आशंका बढ़ गई है। यानी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति का जो संकट वो आपके सामने आ गया। फिर इसके बाद ईरान ने बदला लेना, मां कसम बदला लूंगा टाइप की जो पिक्चरें आती थी। ईरान वॉज रिवेंज आफ्टर किलिंग ऑफ इट्स टॉप लीडर, कि भैया तुमने खामनेई साहब को मारा है, अब हम बदला लेंगे। ये भी आ गया, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में आ जाइए, तो इंडियन एक्सप्रेस में वही 1979 में एक खामेनेई साहब आए थे सत्ता में, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, यानी वहां इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके बाद ये वहां पर आए थे, और पूरी कोशिश आप देख सकते हैं हर एक घटनाक्रम को बताने की। तो फिर इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा, यानी ईरान 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 और ईरान। लेकिन इस ईरान और इजराइल और यूएस के इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेकर के जो ग्लोबल ऑर्डर का सिनारियो बदलेगा या बदलने की शुरुआत हो चुकी है, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, वो सब तो है। लेकिन अब ये भी आप ध्यान दें, आज कुछ टॉपिक बहुत बहुत बढ़िया, जैसे इस बार के बजट में वाई की टू कोकोनट कल्टीवेशन टुडे, सस्टेनेबिलिटी नॉट प्रोडक्टिविटी। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बनाया है, आपको याद होगा कि बजट 2026-27 में कोकोनट प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई है। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूंकि बजट में लॉन्च किया गया है, और फिर उसके बाद कोकोनट से जुड़ा हुआ जो कुछ भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने सब दिया है। क्लाइमेटिक कंडीशन, इनके लिए कैसी सॉइल चाहिए, किस स्टेट में ये ज्यादा पैदा होते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी, अब ये क्या उन स्टेट्स में भी पैदा हो रहे हैं, यानी कोकोनट की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ा है, जो उस प्रकार की भौगोलिक विशेषता ज्योग्राफिकल कंडीशन वाले नहीं है जैसे साउदर्न स्टेट्स हैं। तो कुल मिलाकर के प्रीलिम्स के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट। हाँ, ये कह रहा है भैया थोड़ा क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रख करके आप इसकी खेती करो, तो एक चीज ये हो गया। फिर आता है सालार डे पजोनालेस, ये क्या है आप जरा देखिएगा। ये मेरे प्यारे बच्चे क्या है, सालार डे पजोनालेस। रट लीजिए प्रीलिम्स के लिए, तुरंत इसका नाम रटिए, मार्स। यानी जो मंगल ग्रह है मार्स, वैसा ही एक पूरा का पूरा जो ज्योग्राफिकल कंडीशन वाला एक क्षेत्र है जो पृथ्वी पर है, अर्थ पर है। आप देखिए, यानी मंगल ग्रह के जैसा ही बिल्कुल एनालॉग पृथ्वी पर पाया गया है।
तो ये भी प्रीलिम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं, जो कि मैं कई बार चर्चा भी कर चुका हूं, फिर आया था एस्ट्रोनॉट्स जब पृथ्वी पर आते हैं तो कैसे आते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ जो साइंस है, उस साइंस से प्रीलिम्स का क्वेश्चन 100% आपसे, चूंकि साइंस में प्रैक्टिकल साइंस ही पूछता है, तो वो भी मैंने कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, प्रीलिम्स के जितने टॉपिक हैं सबका एमसीक्यू भी आपको पीडीएफ में मिलता है, तो पीडीएफ आप सब जरूर लिया करें। फिर इसके बाद आते हैं प्रीलिम्स के लिए ही आर्बिट्रेज फंड, ये क्या है? तो आर्बिट्रेज फंड, जिसकी बड़ी समय चर्चा है इकोनॉमी में, प्रीलिम्स के लिए, चूंकि आपकी इनकम को ये बढ़ाने वाली चीज है। ये फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड से इसका क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे, तो अच्छा खासा यहां पर आप प्रीलिम्स का देख सकते हैं। तो ये सारी चीज आपके सामने आती। लेकिन 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 जो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, कहां गया भाई, मिल जाओ मेरे दोस्त, जो आज का मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आ जाए तो ऐसा लगता है कि बस मैं खा ही जाऊं उसको, कहां खाऊं, ये ओहो क्या बात है। अक्सर हम पढ़ते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स है पूरे सिलेबस में, और हम लोग वही पढ़ते हैं। यूपीएससी पूछता भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इंडिकेटर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आज मुझे बहुत दिनों के बाद एक ऐसा आर्टिकल मिला है जिसमें इंडिया की इकोनॉमी के दोनों फैक्टर्स पर चर्चा की गई है, मैक्रो और माइक्रो, और कहा गया है कि हमारी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है, मैक्रो यानी समष्टि अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर तो 100% है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें, यानी हम अच्छा कर रहे हैं। बट माइक्रो लेवल पर जीरो, नील बटा सन्नाटा, यानी जीरो यानी अंडा। अब ये क्या भला है, माइक्रो में जीरो, मैक्रो में 100? सर ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन इंडियन इकोनॉमी का आप दिखा रहे हैं, ये कौन सा पैराडॉक्स आप दिखा रहे हैं, ये कौन सा विरोधाभास आप दिखा रहे हैं? तो इसको जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ए से प्रीलिम्स, इन सब से जोड़ करके देखें। तो ये मेरा आज का सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है, लेकिन इसका नंबर आएगा लास्ट में। तो ये बहुत बहुत मेरा पसंदीदा है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं किस विषय से, ईरान वाले विषय से, जो जीएस पेपर 2 आईआर, जीएस पेपर 4 एथिक्स में यूनिट है ना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं फंडिंग में नैतिकता, ए से प्रीलिम सभी के लिए। तो ये टॉपिक, इसी टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे, और सारे टॉपिक जो अभी मैंने आपको डिस्कस किए वो सबकी हेडिंग्स यहां पर आप देख सकते हैं, यानी पूरा का पूरा अखबार भरा पड़ा है इसी न्यूज से, ना केवल इंडिया अपितु इंडिया एंड वर्ल्ड बोथ। ठीक है, तो घटना आप सबको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फैब मार्च 2026 का यहां जिक्र किया गया है, और उस जिक्र में क्या क्या आया है कि इजराइल और अमेरिका ने क्या किया है, आपको पता है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान से जुड़े हुए जो भी स्ट्रेटजिक उनके बेसिस थे, जो रणनीतिक ठिकाने थे, उस पर उन्होंने हमला किया। आप सब ने इसकी न्यूज भी देख ली होगी विस्तार से। फिर इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाती। अब जरा शब्द पकड़ेगा, ईरान के सुप्रीम लीडर की, मेरे प्यारे बच्चों, डेथ हो जाना। ये सुप्रीम लीडर क्या है, ये सुप्रीम लीडर क्या है? जैसे ही सुप्रीम लीडर वर्ड आए, उसी समय आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जन्म लेना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, जिसे हम पीएसआईआर ऑप्शनल में क्या कहते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति। ठीक है ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब हो गया कि एक पॉलिटिकल सिस्टम की दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम से कंपेयर, सामान्य रूप से। बाकी जो अरिस्टोटल और जो वो पूरा डीप पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमारे सामने रखते हैं, उस पर अभी हम नहीं जा रहे। एक सामान्य, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कंपेयर। सबसे पहले तो कंपेयर मींस क्या हो गया कि ईरान का शासन कैसे चलता है। आप में से कितने बच्चों को पता है कि ईरान का शासन कैसे चलता है, आप मुझे बताएं। चलिए बताइए, ईरान का जो शासन है, आप सब ईरान की सारी घटना देख रहे हो, मीडिया में छाया हुआ है। ईरान का शासन कैसे चलता है, सुप्रीम लीडर इनको क्यों कहते हैं? सुप्रीम लीडर ये अपने आप में कोई सुप्रीम कोर्ट की तरह सुप्रीम बताने वाला नहीं है, ये उनका पूरा का पूरा पावर स्ट्रक्चर है। तो कितने बच्चों को पता है कि ईरान का जो पूरा गवर्नेंस है कंट्री का, वो कैसे चलता है? जब तक वो नहीं समझेंगे, ये पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे कि सुप्रीम लीडर को मारने से इतना बड़ा, भाई वो तो डायरेक्ट आईएएस या पीसीएस नहीं थे, डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट नहीं थे, डायरेक्ट वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे,
तो इनको मार दिया गया, तो फिर इतनी अफरा तफरी क्यों? आप मुझे बताओ, प्रेसिडेंट कोई और, प्राइम मिनिस्टर कोई और, समझने के लिए ब्यूरोक्रेसी कोई और, ये तो कुछ नहीं थे। तो इसके लिए हमें समझना होगा ईरान का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो आपको सीखेंगे, तब आप सीखेंगे, देन समझ में आएगा कि अयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु ईरान के लिए कितना मैटर करती है, क्यों सुप्रीम लीडर की मृत्यु उनके लिए इतना मैटर करती है। तो एक ये हो गया। अब ऑब्वियस है, अगर वहां पर अफरा तफरी है तो ईरान में ऑब्वियस राष्ट्रीय शोक है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके साथ साथ अब जो वर्ड के लिए इसका है कि जो ऑयल मार्केट है उसके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी तेल की कीमतों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और आपको पता है कि हम लोग 85% बाहर से तेल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो मैरीटाइम ट्रेड है, समुद्री व्यापार है, जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, जिस पर ईरान का स्वाभाविक रूप से ज्यादा वर्चस्व है, उसके समीप है ईरान और ओमान के बीच में, तो स्वाभाविक उस पर अगर वो कंट्रोल करेगा तो वर्ल्ड का 20% जो ग्लोबल ट्रेड होता वहां से होता, उस पर कैसे इंपैक्ट होगा। और ग्लोबल जो सिक्योरिटी है उसको अब किस प्रकार से देखा जाना चाहिए कि एक सॉवरेन कंट्री में दूसरी सॉवरेन कंट्री घुसती है और उसके सुप्रीम लीडर को मार करके चली जाती है, या अभी भी ऑब्वियस युद्ध चल रहा है, बस केवल सुप्रीम लीडर के संदर्भ में कह रहा हूं कि मार के चली जाती है। तो ये जो घटना है मेरे प्यारे बच्चों, ये केवल अपने आप में घटना नहीं है, ये केवल एक, आप ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है या एक सैन्य संघर्ष, नहीं। ये जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है ना, उसके पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन का संकेत मानी जा रही है। वो कैसे, उसके बारे में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे अभी, और हर एक पॉइंट जो मैंने उठाया है आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों विस्तार के साथ। सबसे पहले आप लोग इसको देखिएगा, एक एक इसमें एक एक प्लेस आपको दिखेगा क्या है कैसे है। जरा एक बार आप इसका, एआई वर्जन है ये पूरा का पूरा, जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, जहां हो रहे हैं, जो भी फाइट्स हो रही हैं, एक बार। How did the US and Israel launch a preemptive strike against Iran? Well, they used a devastating tactic called time on target. With 2 aircraft carriers and a fleet of destroyers, they calculated the exact math so Israeli jets and US cruise missiles hit their marks at the exact same second. Israel's main goal was assassinating Khamenei and the top leadership, while the US pounded military targets and other high-value industry. But why did Iranian air defenses fail to activate? Because the US fights with a different kind of technology using electronic warfare from space, sea, and air. They completely blinded the Iranian radar just as destroyers launched a swarm of cruise missiles to wipe out the anti-air systems. But wait, the war is still not over. Iran still has thousands of ballistic missiles and drones, so they hit American and Middle East allied bases, and right now, almost everyone is an open target. On February 28, 2026, the United States and Israel launched a major coordinated military offensive against Iran. Israeli officials have called their offensive Operation Roar of the Lion, while the U.S. operation has been referred to as Operation Epic Fury. The message Operation Epic Fury US strike was clear. This wasn't just a show of force. This was a targeted move to assassinate the supreme leader of Iran. As stated, this wasn't just a random military strike. The ultimate target was the supreme leader's own compound. Missiles dialed in on highly sensitive areas. We're talking specifically around University Street, the Jamhuri district, and near Pastor Street. If you know the layout of Tehran, you know exactly what this means. This zone isn't just another neighborhood. It is the absolute nerve center of the Iranian government. It houses the primary, day-to-day offices of Ayatollah Ali Khamenei. But here's the catch. The IDF says they got him. And Iranian military says Khamenei was not inside his offices when the missiles actually made an impact. The strike may have leveled the compound, but the target slipped away. And right now, the entire region is holding its breath, waiting to see what happens Khamenei को कैसे मारा, ध्यान दे देखिए. The report says Israel says Khamenei's body has been found and he's confirmed dead. Listen, that first wave, it didn't hold back, not even a little. We're talking about a perfectly synchronized, overwhelming assault. The entire goal was to blind and cripple the regime all at once. First, they hit Karaj, just completely ripping through their critical industrial and aerospace hubs.
Then Tehran, the capital, rocked. Any illusion of safety they had was just completely shattered. They didn't stop there. They struck Qom, sending absolute shockwaves right through the ideological heart of the country. And if you follow this stuff, you know exactly how heavily fortified that area is. Over in the west, missiles literally rained down on Kermanshah. They neutralized those launch sites before the operators could even think about powering up their radars. And then there's Isfahan, the absolute crown jewel of their nuclear and drone programs. Heavily defended, didn't matter. It just lit up the night sky. But how did the US and Israel actually pull off a preemptive strike on Iran? First of all, look at this map. To make this happen, they didn't just rely on local land bases. They brought two massive floating cities right to Iran's doorstep. Down in the Arabian Sea, you've got the USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group bearing down on the south and east. And over in the eastern Mediterranean, the biggest newest ship USS Gerald R. Ford. इन सब का नाम याद रखना प्रीलिम्स के लिए. East to reach Iranian airspace. Timing was absolutely critical. The moment those IDF jets reached their marks, the missiles were released. And that brings us to the most terrifying, complicated part of this entire operation, the synchronization. Military planners rely on a tactic called time on target. Look at this map. You have missiles firing from submarines, cruise missiles launching from escort ships, and massive payload drops from stealth bombers. They are all deploying from completely different locations at entirely different times. But here is the genius of it. The US military machine was mathematically choreographed so everything impacted Kairaj, Tehran, Qom, Kermanshah, and Isfahan at the exact same second the Israeli jets dropped their guided bomb. ओहो, ठीक है. अब इसमें मैं जो बातें बताने जा रहा हूं, आपको याद होगा कि जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो आप लोग मुझे बताओ कि प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन आया था. एक बार बताइए. जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो कौन कौन सा ब्लैक सी क्या क्या बताओ प्लेसेस को लेकर के क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? आया था, नहीं आया था प्रीलिम्स में. तो इसीलिए ये मैं आपको पूरा का पूरा एक बार ये पूरा मैंने एआई जनरेटेड बहुत बढ़िया एक एक प्लेस यहां पर दिया गया. कहां? ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहां से जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीजें आपको निगाह में रखनी है. इसलिए मैंने ये दिया और खुद भी मैप में एक एक घटनाक्रम पर निगाह बनाए रखनी है. उसके पीछे रीजन है कि जब रशिया यूक्रेन का हुआ था प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ गया था. ठीक है, तो इसलिए हमेशा अलर्ट रहना है. इसलिए ये जो मेरी क्लास है उसकी इंपॉर्टेंस बस इतनी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है. बाकी आप न्यूज चैनल्स में इन सब में देख लेंगे. तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसके पीछे रीजन केवल ये है, हर एक चीज पर आपको निगाह रखनी, प्लेसेस पर. इसके अलावा जो है इनकी जो वॉर शिप्स हैं, किसकी? यूएस की, इन पर हमें निगाह रखनी है और एक एक चीज को देखना है. एक चीज तो ये हो गया. अभी एक बार मैं फिर इसको प्ले करूंगा. सेकंड क्या है कि आप देखोगे कि एक स्टेटमेंट आएगा अभी, और आप लोगों ने सुना भी होगा तो मुझे कमेंट करो कि हाँ सर हमने सुना. स्टेटमेंट क्या है कि ईरान क्यों हार गया. तो इस एआई जनरेटेड वीडियो में बताया गया बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एंड इजराइल्स टेक्नोलॉजी. आया था स्टेटमेंट कि नहीं आया कि वो टेक्नोलॉजी से हार रहे हैं. आप ये नहीं कह सकते कि उनकी स्ट्रेटजी गलत है जैसा मीडिया में चल रहा है. अच्छी बात है, मतलब मीडिया का एक बड़ा ग्रुप है वो ये कह रहा है कि क्योंकि उस ईरान ने मिस्टेक कर दी, ईरान ने जो मिडिल ईस्ट में वॉर को एक्सकलेट कर दिया वो नहीं करना था. मतलब उनका कहने का मतलब जैसे यूएई को भी घसीट लिया, कतर को भी घसीट लिया, मतलब बहरीन को भी घसीट लिया, इसको ऐसा नहीं करना था. बट बेटा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था. ठीक है, तो अगर ये वॉर में वीक हो रहे हैं और हो ही रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन एक ही है और वो रीजन है मेरे प्यारे बच्चे, टेक्नोलॉजी. तो ये मैं क्यों फोकस कर रहा हूं 2013 में. अब जब इसको मैं फिर से प्ले करूं आप उसी स्टेटमेंट को पकड़िएगा. 2013 में 2013 में यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा. क्या प्रश्न पूछा? चलो कमेंट कर दो. क्या प्रश्न पूछा यूपीएससी ने आपसे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पेनेशिया. किस चीज में? किसी भी कंट्री की
ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड सिक्योरिटी में। पकड़ लेना, सिक्योरिटी, सुरक्षा। किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार। ये प्रश्न आया था कि नहीं? तो बस इसको भी आप देखिएगा, वो जो इंटरसेप्टर वगैरह आप देख रहे हैं ना, मिसाइल वो सब सिक्योरिटी के लिए। तो इजराइल के पास है इसलिए वो सिक्योर है, यूएस के पास है इसलिए वो सिक्योर है। ईरान के पास नहीं था अच्छी क्वालिटी का मिसाइल इंटरसेप्टर, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने सुप्रीम लीडर को भी बचा नहीं पाया। वो भी मैं बताऊंगा, उनका स्ट्रक्चर वगैरह सारा का सारा। तो टेक्नोलॉजी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इंडिया में क्या है, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमारे कॉलेजेस जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उच्च शिक्षा के जो संस्थान है, उसमें साइंस उतना अट्रैक्टिव कैरियर ना होने के कारण साइंस के सब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं। इसीलिए आप गलगोटिया ऐसी घटनाएं देख सकते हैं। तो फिर से इसको जरा देखिएगा, उस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार मुझे बताएं, वॉइस आ रही है या मैं माइक यहीं रख दूं? अक्सर मैं हट गया था तो उसकी वजह से। वॉइस आ रही है अच्छे से? बताएंगे आप मुझे, वॉइस आ रही है? बोलिएगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं चाह रहा हूं ना आपको ऐसा आज समझा दूं ईरान वाला। चूंकि ये चलता रहेगा तो आप इधर उधर मीडिया से सुनेंगे तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी के लिए उसमें कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसको मैं फिर से प्ले कर रहा हूं। अब एक एक चीज को जरा सा फोकस होकर के। How did the US and Israel launch a preemptive strike against Iran? Well, they used a devastating tactic called time on target. With 2 aircraft carriers and a fleet of destroyers, they calculated the exact math so Israeli jets and US cruise missiles hit their marks at the exact same second. Israel's main goal Mediterranean was to Sea assassinate Khomeini and the top leadership, while the US pounded military targets and other high-value industry. But why did Iranian air defenses fail to activate? ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम क्यों फेल किया? Using electronic warfare from space, sea, and air. They completely blinded the Iranian radar just as destroyers launched a swarm of cruise missiles to wipe out the anti-air systems. But wait, the war is still not over. Iran still has thousands of ballistic missiles and drones, so they hit American and Middle East allied bases, and right now, almost everyone is an open target. On February 28, 2026, the United States and Israel launched a major coordinated military offensive against Iran. Israeli officials have called their offensive operation Roar of the Lion, while the U.S. operation has been referred to as Operation Epic Fury. The message behind the Israel and U.S. strike was clear. This wasn't just a show of force. This was a targeted move to assassinate the supreme leader of Iran. As stated, this wasn't just a random military strike. The ultimate target was the supreme leader's own compound. Missiles dialed in on highly sensitive areas. We're talking specifically around University Street, the Jamhuri district, and near Pastor Street. If you know the layout of Tehran, you know exactly what this means. This zone isn't just another neighborhood. It is the absolute nerve center of the Iranian government. It houses the primary, day-to-day offices of Ayatollah Ali Khamenei. But here's the catch. The IDF says they got him. An Iranian military says Khamenei was not inside his offices when the missiles actually made an impact. The strike may have leveled the compound, but the target slipped away. And right now, the entire region is holding its breath waiting to see what happens next. But reports says Israel says Khamenei's body has been found and he's confirmed dead. Listen, that first wave, it didn't hold back, not even a little. We're talking about a perfectly synchronized, overwhelming assault. The entire goal was to blind and cripple the regime all at once. First, they hit Karaj, just completely ripping through their critical industrial and aerospace hubs. Then Tehran, the capital, rocked. Any illusion of safety they had was just completely shattered. They didn't stop there. They struck Qom, sending absolute shockwaves right through the ideological heart of the country. And if you follow this stuff, you know exactly how heavily fortified that area is. Over in the west, missiles literally rained down on Kermanshah. They neutralized those launch sites before the operators could even think about powering up their radars. And then there's Isfahan, the absolute crown jewel of their nuclear and drone programs. Heavily defended, didn't matter, it just lit up the night sky. But how did the US and Israel actually pull off a preemptive strike on Iran? First of all, look at this map. To make this happen, they didn't just rely on local land bases.
They brought two massive floating cities right to Iran's doorstep. Down in the Arabian Sea, you've got the USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group bearing down on the south and east. And over in the eastern Mediterranean, the biggest newest ship, USS Gerald R. Ford. While Israeli jets flew all the way across the Middle East to reach Iranian airspace, timing was absolutely critical. The moment those IDF jets reached their marks, the missiles were released. And that brings us to the most terrifying, complicated part of this entire operation, the synchronization. Military planners rely on a tactic called time on target. Look at this map. You have missiles firing from submarines, cruise missiles launching from escort ships, and massive payload drops from stealth bombers. They're all deploying from completely different locations at entirely different times. But here is the genius of it. The US military machine was mathematically choreographed so everything impacted Keraj, Tehran, Qom, Kermanshah, and Isfahan at the exact same second the Israeli jets dropped their guided bombs. It was designed to be a total systemic shock and explodes at the same time. A move to collapse the regime instantly. When those munitions finally hit, it was pure shock and awe. But why did the Iranian air defenses fail to activate? Well, to put it simply, the US military operates in a completely different league. Using a highly advanced mix of electronic warfare and cyber operations, coordinated from space to the ground, the coalition was able to inject false data directly into Iranian radar screens. Top-tier Iranian air defense systems, like their homegrown Baver and their Russian-supplied batteries, were absolutely overwhelmed by this electronic assault. But to actually hunt them down, the US set a brilliant trap. They launched hundreds of ABM-160 MALDs, miniature air-launched decoys. To a panicked Iranian radar operator staring at a chaotic screen, these tiny drones look exactly like a massive squadron of F-15s or F-16s screaming toward the capital. With the door kicked wide open, fifth-generation stealth fighters, including both US and Israeli F-35s with possible F-22 Raptors, sliced through the airspace completely undetected. Ultimately, the Iranian air defense network wasn't just suppressed, it was completely dismantled, at least for the time period. Because the Iranian do have a huge firepower. Tehran has fired back. In Operation Truthful Promise 4, a massive wave of missiles and drones just targeted US bases in Israel. Here's the fallout. The UAE's Al Dhafra air base was hit, leaving one dead from shrapnel. In Bahrain, the US Navy's 5th Fleet HQ was directly targeted. Qatar's air defenses successfully wiped out incoming missiles, while Kuwait locked down its entire airspace under heavy fire. Meanwhile, nationwide sirens are blasting across Israel, with massive mid-air interceptions lighting up the skies over Tel Aviv and Jerusalem. If you don't want your phone and emails to get compromised like that, you should get this military-grade VPN. Think of Surfshark VPN as your frontline defense. It scans and detects threats, alerting you to thousands of dangerous emails. You can use this web content blocker. All you do is enter the phone's information, pick the types of websites you'd like to block, and then save it. That's it. Your children is protected from any inappropriate or dangerous content. Beyond that, it includes a robust antivirus software to shield your devices from viruses, malware, and tracking by ads, bots, or third parties. ठीक है बेटा, तो आई होप कि आप समझ पाए। मेरा जो पर्पस था वो दिखाना था कि जब आप 1200 वर्ड में ऐसे वगैरह लिखें तो टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाए। तो वही इसीलिए ये पूरा वीडियो आपके सामने रखा गया। ये हो गया हमारा वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया और पश्चिम एशिया का पॉलिटिकल मैप। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट बच्चों कि इस वेस्ट एशिया के पॉलिटिकल मैप को आप बहुत बढ़िया से प्रीलिम्स के लिए देख करके जाएंगे पूरा का पूरा। एक एक चीज कौन किससे लगा है, चाहे कैस्पियन सी हो, ब्लैक सी हो, किसकी सीमा किससे लग रही है। जरूरी नहीं कि ईरान को लेकर के पूछे, भैया इसके आसपास का कुछ भी पूछ सकता है। तो एक एक चीज आपने, पर्शियन गल्फ इनके साथ लगे कौन कौन देश हैं, कैसे हैं, एक एक चीज आपने देखना है। ओमान यानी जो भी अब तो पूरा मिडिल ईस्ट इसमें कनेक्ट हो चुका है, तो ये सारी चीजें, रेड सी, एक एक चीज आपने देख करके जाना है। तो पॉलिटिकल मैप, गल्फ ऑफ ओमान, एक एक चीज कौन कहां है, कैसे है, ठीक है ना। अरबियन सी, ये सब आपको देख के जाना है। गल्फ ऑफ अदन, सब कुछ। मेडिटेरेनियन सी आपने अभी देखा था, यहीं से अमेरिका ने जो है अपना वॉरशिप कैरियर लगा करके और यहीं से
जो है उड़ान भरी थी, सियाफ अजोब सारी चीजें, ठीक है ना, एजियन सी सब कुछ है, आपको सब कुछ देखना है और बहुत बहुत अच्छे ढंग से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिससे कि कोई भी पॉलिटिकल मैप से अगर क्वेश्चन आए और पैटर्न वही रहेगा जो सिखाया हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सारे प्लेसेस को आपको देखने हैं और किसकी बाउंड्री किससे मिलती है, कौन किस ओशन से कनेक्ट है या कनेक्ट नहीं है, ये सारी चीजें भी आपको बहुत अच्छे से देखनी है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो अगर इतनी बड़ी घटना है तो स्वाभाविक है आपको एक एक पॉइंट यहां पर याद रखना चाहिए। अब एक और याद रखना है, चाबहार पोर्ट, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब चाबहार पोर्ट पर हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही थी, इसी गवर्नमेंट के साथ चल रही थी, ये देख सकते हैं। ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान का है, जहां पर अपना बेस बनाया हुआ है चाइना ने। तो इस ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, यानी ग्वादर पोर्ट स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत एक स्ट्रिंग है, एक, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, यानी मोतियों की माला है, जिसके द्वारा चाइना इंडिया को घेरना चाहता है। और हमने चाबहार के थ्रू ये प्लान किया था कि उसको हम काउंटर कर पाएंगे, बट चाबहार स्वाभाविक रूप से अब एक लंबे समय तक जो है इस घटनाक्रम के कारण, पहले भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ हुई उसके बाद रुक गई थी, अब स्वाभाविक फिर से ये रुक जाएगी, जिसके द्वारा हम इंडिया को जोड़ रहे थे अफगानिस्तान यानी काबुल के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान तक हमें अगर कोई भी सहायता भी पहुंचानी है तो पाकिस्तान से हमें रूट मांगना पड़ता है और पाकिस्तान रूट डिनाई करता है, नहीं देता है। तो चाबहार पोर्ट इंडिया का इंटरेस्ट वो भी इसमें शामिल है, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, एक बार जरा हम निगाह डालते हैं। तो देख सकते हैं कौन सा सिलेबस आपके सामने आकर के लग रहा है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया पर, इंडिया के इंटरेस्ट पर। तो इजराइल और यूएस की जो ईरान को लेकर के पॉलिसी, उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। ऑब्वियस है, बायलेटरल रीजनल रीजनल लेवल पर कुछ भी होता है तो उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट, तो दोनों चीजें एक जैसी ही हैं। अब यूपीएससी ने अलग लिख दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बाकी एसे वगैरह, ग्लोबल ऑर्डर एंड सो ऑन वो सारी चीजें। फिर इसके बाद अगर हम जीएस पेपर 4 इथिक्स में जाते हैं तो सीधा सीधा सिलेबस आपके सामने लगा हुआ है। और सिलेबस क्या है आप देखिए, कहाँ गया भाई, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे, क्या इस युद्ध को हम नैतिक माने या नैतिक ना माने। तो ये एक बड़ा अच्छा विचार हम लोग करेंगे कि अमेरिका और इजराइल के हिसाब से यह युद्ध नैतिक, इसीलिए मैं आपको जब एथिक्स पढ़ाता हूं तो हमेशा कहता हूं टाइम, कंट्री एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एथिक्स है वो बदलता रहता है। अब यूएस और इजराइल के अकॉर्डिंग ये उनका एक्शन जो है अच्छा है, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए, लेकिन क्या ईरान के लोग भी इजराइल और अमेरिका के इस आर्गुमेंट से सहमत होंगे? कमेंट करिए। आप कहेंगे नहीं सर वो सहमत नहीं होंगे। क्यों सहमत नहीं होंगे? चूंकि उनका पक्ष है कि जिस समय ईरान पर अटैक किया गया और जिस तरीके से किया गया वो गलत है, एक सॉवरेन कंट्री को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना, जबकि वो अपनी तरफ से इंटरनेशनल एजेंसीज को भी सपोर्ट कर रहा था। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है नैतिकता के प्रतिमान बदलते रहते हैं, टाइम, कंट्री, सिचुएशन, यानी देश काल एवं परिस्थिति के हिसाब से। अब बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जिनकी तरफ आपको अपना ध्यान करना चाहिए। जैसे जीएस पेपर 4 में देखिए आपसे प्रश्न पूछा, इट इज नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस, यानी कि शांति के बारे में केवल बात करना पर्याप्त नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, इस पर बिलीव करना चाहिए कि शांति एक अच्छी चीज है। और स्वाभाविक है, केवल विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, शांति के लिए कार्य करना चाहिए। फिर कहता है इस कोटेशन के बाद, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी वर्तमान संदर्भ में जो डेवलप्ड नेशन के जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो इस चीज को कैसे नुकसान पहुंचा रही है, इस प्रश्न में पूछा गया, ठीक है, कि जो अब यूएस पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 जो हथियार बनाने वाली कंपनियां वो यूएस की हैं, तो उनका हथियार बिकेगा कैसे? ये युद्ध के जो स्थल होते हैं ये प्रदर्शनी होते हैं,
जैसे आप बुक फेयर में जाते हैं तो बुक फेयर में क्या होता है, किताबें लगी होती हैं, भाई ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। तो वैसे ही जब वॉर होता है तो वॉर में आप देखते हैं, अच्छा इनके पास यार बड़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स है, फिर आप खरीदते हैं, पूरा दुनिया खरीदता है। इससे अमेरिका को फिर से डॉलर मिलता है, क्योंकि ट्रेड डॉलर में ही होता है। तो उनका हथियार भी बिक रहा है और उनको डॉलर भी मिल रहा है, जो कि उन्हीं का डॉलर, इसीलिए अमेरिका का डॉलर डोमिनेंस दुनिया में चल रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो हो रहा है इसको नीति शास्त्र यानी नैतिकता या एथिक्स के द्वारा कैसे रोका जा सकता है, कौन कौन से नैतिक विचार हैं। तो आप देखें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम ईरान वाले मुद्दे पर भी लेके आएंगे। ठीक है, फिर वही रशिया और यूक्रेन वॉर पर पूछा गया, और इस प्रश्न में यही पूछा गया कि कोई भी वॉर शुरू करने से पहले कौन से एथिकल पॉइंट्स हैं जिन पर वॉर शुरू करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। मतलब कि भाई आप वॉर करेंगे तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे पूरी दुनिया में, इस पर अगर आप विचार कर लें तो शायद वॉर होना, फिर डिप्लोमेसी होगी। तो आप रशिया यूक्रेन पूछा। अब स्वाभाविक रूप से ईरान और इजराइल और यूएस का, क्योंकि ये एक बड़ा युद्ध है, इसको आप कॉमन नहीं कह सकते हैं, तो ये आपसे पूछा गया। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि द विल टू पावर एग्जिस्ट, यानी सभी शक्ति की इच्छा रखते हैं, शक्ति सबको चाहिए, लेकिन हम उसे एथिकल प्रिंसिपल से कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन में हम पावर को कैसे एथिक्स से कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में आपसे पूछा है। यानी एथिकल प्रिंसिपल्स कैसे पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करने की अनुमति देते हैं। तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर यही आप देख सकते हैं 2017 में आपसे पूछ लिया कि स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी, ये तीनों क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन के पिलर हैं, लेकिन इंटरनेशनल पीस पर क्या अभी बातचीत हो रही, आप देख सकते हैं नहीं हो रही। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। 2015 में भी सेम वही प्रश्न पूछा है कि दो कंट्रीज के बीच में झगड़े क्यों होते हैं। इस प्रश्न में आप देखेंगे दो कंट्रीज के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, तो यही है कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट चाहते हैं, सामने वाला अपना चाहता है, और फिर हम में क्या होता है, एक टेंशन हो जाता है, और टेंशन के कारण वॉर हो जाते हैं, जैसे अभी का वॉर चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में। तो कह रहा है कि इस प्रकार के थॉट को रोकने में, यानी कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी आगे रखें, बट सामने वाले के नेशनल इंटरेस्ट का भी सम्मान करें, इसके लिए नैतिकता किस प्रकार आपकी हेल्प करती है। फिर वही प्रश्न, यानी बार बार आप देखोगे हर एक प्रश्न में यही आ रहा है कि नैतिकता यानी इथिक्स किस प्रकार से इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करती है। यही प्रश्न है ना, सब में यही कॉमन है, सभी प्रश्नों में, चाहे रशिया यूक्रेन वाला हो या कोई सा भी जो अभी तक मैंने डिस्कस किया। तो आप मुझे बताएं एथिक्स कहता क्या है, एक बार इसको समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एथिक्स क्या कहता है, एथिक्स क्या है मेरे बच्चे, एथिक्स क्या है, आ जाओ भाई। हाँ, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है किसकी, जो भी मोरल पैरामीटर्स हैं उनकी, नैतिक मानकों की। और नैतिक मानक क्या होते हैं या आपको डिटेल में पढ़ाया गया कि भाई कोई भी ह्यूमन एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे बच्चे, कोई भी ह्यूमन एक्शन हो रहा है, कोई भी मानव कार्य हो रहा है। आपका मानव कार्य मतलब अभी यूएस और इजराइल का ईरान पर अटैक, ये भी एक ह्यूमन एक्शन ही है, ह्यूमन एक्शन है ना भाई। तो कोई भी ह्यूमन एक्शन ऐसा हो जिसमें मीन्स एंड एंड्स, यानी साधन और साध्य की प्योरिटी को ध्यान में रखा जाए, की पवित्रता को ध्यान में रखा जाए। मीन्स और एंड्स यानी आपका एंड है, जैसे यूएस और इजराइल का है कि ईरान की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी खत्म की जा सके, ये इनका एंड गोल है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, यही इनका एंड गोल है, यानी इनका लक्ष्य क्या है कि उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज इजराइल उसको अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है कि अगर इसके पास आ गया और ये चला के फेंक देगा, चूंकि इनके सुप्रीम लीडर हमेशा ये बात कहते भी रहे कि हम
इजराइल को यहां से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये इनके पास एक थ्रेट था। और न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर ईरान काम भी कर रहा था कि नहीं कर रहा था? 60% तक इसने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर भी लिया था। आप जरा समझिएगा। तो अब इंटरनेशनल जो एथिक्स है वो कैसे, यहां पर अगर हम न्यूट्रल होकर के देखेंगे तो यूएस और इजराइल के इस अटैक के साथ खड़ी नहीं दिखाई देगी, यानी नैतिकता। क्योंकि आपका एंड गोल ठीक है, लेकिन उसका साधन आपने वॉर ले लिया। साधन यानी माध्यम, आप वॉर के थ्रू अपने एंड गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। बट आपके एंड गोल को प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी थी, जो इंस्पेक्शन कर रही थी जो है ईरान में। तो आपको इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू जाना था जो कि बनी हुई हैं। बट इन्होंने क्या किया? वॉर का सहारा लिया। तो स्वाभाविक है, ह्यूमन एक्शन जो होना चाहिए उसमें नीति शास्त्र कहता है, नैतिकता कहती है कि मीन्स और एंड्स का ध्यान रखना चाहिए, और उसके साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव का कल्याण होना चाहिए, यानी मानव को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन कितने मानवों को नुकसान हुआ है? तो इसका मतलब है कि यूएस ईरान का अटैक, उनका साध्य जो प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो हिंसा का सहारा लिया, वह हिंसा का सहारा उचित नहीं है। ये आपको लिखना है अपने आंसर में। इसमें ये मत सोचेगा कि हम यूएस के अगेंस्ट लिख रहे हैं, इजराइल के नहीं। ये नीति शास्त्र कहता है ये हिंसक साधन उचित नहीं है। हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के द्वारा ईरान पर कंट्रोल रख सकते थे, और ये स्वाभाविक था, रखा जा सकता था। तो ये कहीं ना कहीं इस हिसाब से तो नैतिकता ये कहती है कि आप कोई भी वॉर शुरू करो तो विचार करो कि भैया अपने एंड गोल के लिए जो तुम मीन्स यानी जो कदम उठाने जा रहे हो, क्या वो ह्यूमन वेलफेयर को आगे बढ़ाएगा या फिर वो ह्यूमन के लिए मुसीबत बनेगा? तो आप देख सकते हैं क्या बना। आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको डील करने हैं और ऐसे ही डील करने हैं। हर साल यही आ रहा है। अब जीएस पेपर 2 आईआर में आप उठा करके देखें तो आईआर में क्या गया देखिए, न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। किसका? यूएस ईरान। तो ये देखिए, जब संघर्ष था 2018 में एक समझौता हुआ था, बट उसको लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट आ गए थे। तो ऐसे में उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा? यानी 2018 में ईरान में न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर के एक यूएस और ईरान की डील हुई थी, लेकिन उसमें काफी कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, कमियां। और ऐसी परिस्थिति में उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, आपसे प्रश्न पूछा है तो इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस है, सबसे इंपॉर्टेंट है चाबहार पोर्ट वाला मुद्दा। फिर 2017 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ट एशियाई देशों के साथ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का मैप, यानी एनर्जी सिक्योरिटी बेस्ट एशिया के देश भारत के साथ कैसे, भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, भारत के साथ कैसे वो कॉपरेट करते हैं, सो ऑन सो ऑन। तो चाहे आईआर हो चाहे जहां, जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी प्रीलिम्स के लिए आप याद रखिएगा, यूएस ने इसको नाम दिया। ठीक है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हैज सेट ऑफ अ क्राइसिस इन वेस्ट एशिया एज ईरान रिस्पॉन्ड टू द यूएस इजराइल स्ट्राइक्स बाय वे ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन। ठीक है, और कहां कहां तक उन्होंने मार दिया, ये सारी चीजें लिखी। अब इंडिया का इंटरेस्ट कहां से? इंडियन डायस्पोरा 90 लाख इन सभी देशों में मिला करके, यानी पश्चिम एशिया के देशों में लगभग 90 लाख इंडियन डायस्पोरा रहता है। कहां कितना रहता है ये संख्या भी आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, सब उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सबसे कम कहां रहते हैं, सारा मैंने डेटा दे दिया है। तो अभी आपके पास पीडीएफ जाएगा, प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद रेमिटेंस वेस्ट एशिया से देख सकते हैं, पहले ज्यादा आता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। स्किल्ड माइग्रेशन अब कहां जा रहा है? यूएस, यूके और अदर कंट्रीज में जा रहा है, वेस्ट एशिया में नहीं जा रहा है। तो ये भी आपको ट्रेंड देखना चाहिए माइग्रेशन का। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, द यूएस ज्वाइन बाय इजराइल लॉन्च अटैक ऑन मेजर सिटीज इन ईरान एज प्रेसिडेंट ट्रंप कॉल ऑन Iranian to overthrow government. A central objective of the first joint wave of strike was to hit as many leaders as possible. उन्होंने मारा भी और वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके सामने कंटेंट है और इसी पर हम लोग पूरी बातचीत करेंगे।
ठीक है, अब इसको हम लोग एक बेहतर लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज ये सब कुछ वेस्ट एशिया में चल रहा है ना, अगर मैं सीधा मैप पे ही आ जाऊं, ये जो कुछ भी वेस्ट एशिया में चल रहा है, पश्चिम एशिया में, सॉरी क्या हो रहा भाई, ठीक है, ये जो वेस्ट एशिया में जो कुछ भी चल रहा है, दिस इज नॉट अ वॉर। ये केवल वॉर नहीं है, ये वर्ल्ड ऑर्डर, सच बता रहा हूं आपसे, ये वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की एक प्रोसेस है, बदलने की एक प्रक्रिया है। तो यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, पावर कैसे काम करता है और भारत कहां खड़ा है। यही 3 फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं और इन तीनों फैक्टर को हम डिटेल में समझेंगे। और उस समझने के प्रक्रम में सबसे पहले प्रोसेस में हम लोग आए और देखे थे, हमने क्या देखा था, ठीक है ना, कि घटना क्या क्या हुई थी। तो आपने पढ़ लिया था, इजराइल द्वारा ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला, अमेरिका ने भी उसमें पार्टनरशिप अपनी कर दी है, ईरान ने भी रिटेलिएट किया और ईरान में लीडरशिप की मृत्यु हो गई और जो ऑयल मार्केट उसमें बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता आई। ये सारी चीजें जो है हमारे सामने घटित होती है। अब आता है कि क्या ये वॉर अचानक हो गया? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये वॉर 2026 का कोई घटनाक्रम नहीं है। ये जो वेस्ट एशिया है 1979 से ही एक बन रही कहानी है। अब सबसे पहले हमें वेस्ट एशिया को समझना होगा, तब जाकर के हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब आता है कि वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया में पूरी दुनिया क्यों स्टक हो जाती है, फंस जाती है। तो ये जो वेस्ट एशिया है, ये पूरा का पूरा जो जोन है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले तो दुनिया का एनर्जी हब है। क्या है? एनर्जी हब है ये, यानी विश्व के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स यही हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जो सी लेन होते हैं, सी लेन्स यानी समुद्री मार्ग हैं, यानी एशिया और यूरोप का व्यापार यहीं से होकर के गुजरता है। सारा डिटेल आगे आपको कंटेंट में दिया गया है। तीसरा क्या होता है, एक सिविलाइजेशनल जोन भी है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वैसे सिविलाइजेशनल जोन यानी एक कई सभ्यताओं का क्षेत्र है। जैसे जूस हो गए यानी यहूदी, फिर क्रिश्चियंस हो गए, फिर इस्लाम हो गए, तीनों धर्मों का ये एक जोन है। और फोर्थ क्या होता है, ग्रेट पावर जो होती है वो तो हमेशा कंपटीशन करती रहती है, महान शक्तियों की प्रतियोगिता। यानी इसका मतलब वेस्ट एशिया में यूएस भी, रशिया भी, चाइना भी, सभी एक्टिव है अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के, ठीक है। तो ये जियोपॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंगेज रहता है। तो वेस्ट एशिया को आप इस रूप में समझ सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब आता है ईरान, यानी हमारा मूल विषय ईरान। अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ईरान का स्ट्रक्चर आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले समझते हैं ईरान कैसा देश है। जरा ध्यान से देखते हैं आप, ये जो ईरान है वो कैसा देश है। मेरे प्यारे बच्चों, जो ईरान है ये है थियोक्रेटिक कंट्री। क्या है? क्या है ईरान? ईरान क्या? थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक कंट्री मेरे प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं धर्मतांत्रिक राज्य। एक बार बहुत पहले यूपीएससी ने ऑप्शनल हिस्ट्री में यह प्रश्न पूछा था कि क्या सल्तनत थियोक्रेटिक स्टेट था। आप उठाएंगे, पुराने टाइम पे पूछा है, मिडल इंडिया में क्या सल्तनत एरा थियोक्रेटिक पॉलिटी था, यानी धर्म तांत्रिक राज्य, यानी जहां पर स्टेट पर धर्म का नियंत्रण हो, यानी स्टेट कोई भी एक्शन कर रहा है, कोई भी अपनी पॉलिटी से रिलेटेड एक्शन कर रहा है, तो उसके पीछे जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो धर्म होगा। तो इसे बोलते हैं धर्मतांत्रिक गणराज्य, थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी क्या होती है, यानी जो सुप्रीम पावर है, जिसे हम अंतिम सत्ता कहते हैं, वो धर्म के पास होती है। अब यहीं पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है, यानी तुलनात्मक राजनीति। जैसे
इंडिया है। तो इंडिया में सर्वोच्च क्या है? सुप्रीम। तो क्या कहा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लेकिन ईरान में क्या सुप्रीम है? तो आप लिखा जाएगा सुप्रीम लीडर मिस्टर खामेनेई। यानी थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब हो गया वह देश जहां पर अंतिम सत्ता धर्म के पास होती है। तो इंडिया में संविधान सर्वोच्च है और ईरान में धार्मिक नेतृत्व यानी जो सुप्रीम लीडर है, इसीलिए उसको सुप्रीम लीडर कहा जाता है। और इस प्रकार के शासन को जो थियोक्रेटिक शासन होता है उसे हम डिवाइन लेजिटिमेसी भी कहते हैं, यानी देवता ईश्वर आधारित वैधता। तो ये आपको ध्यान रखना। अब जब आप थियोक्रेटिक स्टेट हैं तो आपका जो पावर स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा बेटा? अब इनका पावर स्ट्रक्चर आप देखो, यानी जैसे आपके यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस टाइप का होता है, तो वैसे इनका क्या होगा? तो इनका जो सबसे टॉप पे होगा, यानी अगर आप यहां पर लिखें, सबसे टॉप पे होगा सुप्रीम लीडर, यानी जिनको अभी मार दिया गया। तो सबसे ऊपर होंगे यही यही यहाँ के रियल रूलर है, यानी वास्तविक शासक यही सुप्रीम लीडर। ठीक है ना? इनका पूरा कंट्रोल होता है वहां की आर्मी पर, वहां की फॉरेन पॉलिसी पर और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, तीनों पर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? और इसी को हम कहते हैं क्लर्कल अथॉरिटी, यानी धार्मिक अधिनायकवाद, यानी धर्म वाले का ही सारा का सारा कंट्रोल है। फिर इसके बाद सुप्रीम लीडर के बाद दूसरा होता है बेटा गार्जियन काउंसिल। गार्जियन होते हैं ना आपके, गार्डियन काउंसिल, हिंदी में गार्जियन काउंसिल। ठीक है? ये क्या काम करते हैं कि जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसके कैंडिडेट यही तय करते हैं। और जो भी कानून है, उन कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट जो चुन के आती है बनाती है, तो उसकी ये रिलीजियस रिव्यू करते हैं, उसकी धार्मिक समीक्षा करते हैं। गार्जियन काउंसिल क्या करते हैं? उसकी धार्मिक समीक्षा करती है। मीन्स की डेमोक्रेसी है बट सीमित है। ठीक है? कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। अब तीसरी पोजीशन होती है गार्जियन काउंसिल के बाद प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की। जनता चुनती है, आपको पता लगे, यानी एक प्रकार की डेमोक्रेसी भी है, लेकिन ऑब्वियस है शक्ति इनकी सीमित होती है। फिर चौथी पोजीशन पर है, मतलब इनका जो रिजीम है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड, तो इसको आप हाइब्रिड रिजीम भी कह सकते हैं कि एक के पास एक पावर और सुप्रीम पावर, बाकी के पास उसकी असिस्टिव पावर। अब आता है चौथा जो सबसे इनका स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर, वो है आईआरजीसी। इसका नाम आपने सुना होगा, आईआरजीसी, यानी जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनको कहा जाता है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड। तो इसको आप कहेंगे तो आपको लगेगा ये आर्मी है, फोर्थ पोजीशन। नहीं, ये आर्मी नहीं है, ये स्टेट विद इन स्टेट है। जरा ध्यान से देखिए, राज्य के अंदर राज्य, यानी जैसे उत्तर प्रदेश मान लीजिए एक राज्य है, अब उसके अंदर कोई एक ऐसी एंटिटी बना दी जाए जो राज्य की तरह ही काम करे। तो स्टेट विद इन स्टेट जो क्या काम करती है? अब देखिए, राज्य का काम क्या है? सुरक्षा देना। राज्य का काम क्या है? इकोनॉमी को चलाना। राज्य का काम क्या है? ऑब्वियस है, प्रॉक्सी वॉर वगैरह चलाना, अगर उसको किसी से खतरा है तो उसको कमजोर करना। और यही काम तो सुप्रीम लीडर भी कर रहे हैं, यही काम प्रेसिडेंट भी कर रहा है, बट यही काम आईआरजीसी भी कर रही, इसीलिए इसको कहते हैं स्टेट विद इन स्टेट, जो सिक्योरिटी, इकोनॉमी और प्रॉक्सी वॉर करती। तो यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई एकदम से बच्चों? तो इनका पावर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? क्लियर है? अब आता है जहां पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये कहानी 1979 से स्टार्ट होती है ईरान की। 1979 को जानना बहुत जरूरी है, यानी एक फाउंडेशन स्टोरी आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूं। ईरानी रेवोल्यूशन इसी डेट को हुआ था। क्या हुआ था? ईरानियन रेवोल्यूशन। मेरे बच्चों, 1979 बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर 1979, 1979 के पहले ईरान का जो शासक होता था वो मोनार्की था, और जिसे यूएस का सपोर्ट था और इजराइल के साथ उसके बड़े मस्त संबंध थे। अरे जैसे राजा अपने यहां एक राजा, फिर अगला राजा, फिर अगला राजा, तो मोनार्की थी। शाह शाह का शासन था, शाह। अमेरिका उसको सपोर्ट करता था, इजराइल के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे। फिर क्या हुआ? 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है,
और इस्लामिक रेवोल्यूशन होगा तो अमेरिका के सपोर्ट वाली, इजराइल के सपोर्ट वाली जो सरकार थी वो उसको उठा के फेंक दिया गया। तो अब जो नई सरकार आएगी इसका मतलब वो आ ही रही है, रेवोल्यूशन के पीछे ही यह कहानी रही कि भाई वेस्टर्न पॉलिसीज को हम मानते नहीं। तो 1979 में जो ईरान में रेवोल्यूशन हुआ उस समय पश्चिम की विरोधी नीतियां वहां अपनाई जाने लगी और एक इस्लामिक राज्य की संकल्पना को आगे बढ़ाया गया और यहीं से रेवोल्यूशनरी स्टेट की इसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनी। यानी जो वर्तमान सत्ता है यहीं से निकल करके आती है 1979 और ये बिल्कुल वेस्टर्न के अपोजिशन में इजराइल के अगेंस्ट है और यूएस के अगेंस्ट है। आई होप आप समझ गए 1979 भी, और 1979 के पहले क्या शासन था, यानी अमेरिका के साथ की दोस्ती वाला। अब कौन सा आ गया, अमेरिका के विरोध वाला। तो स्वाभाविक है अमेरिका समय समय पर इंटरवीन करेगा भाई तुम हमारा विरोध कहां से कर लोगे, हम तो इतने बड़े ताकत हैं और वो है भी भाई। तो ये चीज आई होप समझ गए। अब क्या होगा, यहीं से एक वर्क करता है मेरे प्यारे बच्चों, जो इजराइल है। अब उसका एक साइकोलॉजी, एक होता ना कि सिक्योरिटी की भी, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की भी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। तो अब इजराइल का सिक्योरिटी साइकोलॉजी वाला फैक्टर जाग जाता है इस इस्लामिक क्रांति के बाद, 1979 के बाद, और आज तक वो चल रहा है। तो इजराइल का सुरक्षा मनोविज्ञान, इजराइल ईरान पर जब चाहता है हमला करता है। क्यों? क्योंकि इजराइल की अगर आप कंडीशन देखोगे ना तो बड़ा छोटा सा देश है, बड़ा ही छोटा सा, और उसके चारों ओर ढेर सारे उसके दुश्मन है बच्चों। और उसके दिमाग में होलोकास्ट मेमोरी भी है, जो ऐतिहासिक भय जो हिटलर ने किया था कि एक साथ यहूदियों को मार डाला, होलोकास्ट की मेमोरी है। तो उसे लगता है कि यार ये सब मिल गए तो मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। तो एक छोटा देश है जिसके चारों ओर ढेर सारे शत्रु हैं। तो उसने एक डॉक्ट्रिन अपनाया, एक प्रिंसिपल अपनाया अपनी सिक्योरिटी के लिए, जिसका नाम है खतरा बनने से पहले समाप्त कर दो। प्रेम्प्टिव एक्शन बोलते हैं इसे। अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। इसको हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, यानी अस्तित्व की सुरक्षा का सिद्धांत, कि भैया अस्तित्व को ही खतरा है। तो अब आपको इजराइल का भी पक्ष थोड़ा सा मजबूत लगेगा। और ईरान धुआंधार कहता रहा है कि हम उड़ा देंगे इनको, इनको खत्म कर देंगे, ये वो कहता रहा है। तो कभी कभी होता ना, शब्द दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज होते हैं, ठीक है। वर्ड इज शार्पर देन टू एज्ड सोर्ड। तो इस टाइप के स्टेटमेंट इजराइल को और उकसाते रहे। तो ये अभी तक की कहानी। बट अभी जो अभी अटैक हो रहा है उसका असली कारण वही है, परमाणु मुद्दा, न्यूक्लियर इश्यू। इजराइल का डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो, क्योंकि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है। अब क्या आ गया, तो वो एक सिक्योरिटी डायलेमा में आ गया। और फिर बताने की आवश्यकता नहीं। अब इस बीच दोनों एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे थे, इजराइल और ईरान। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फाइट या नहीं करेंगे, प्रॉक्सी वॉरफेयर करेंगे, छद्म युद्ध। क्यों? क्योंकि सीधा युद्ध महंगा भी है और इंटरनेशनल स्तर पर एक प्रेशर भी होता है। तो ईरान ने एक नेटवर्क बनाया मेरे प्यारे बच्चों, ईरान ने एक नेटवर्क बनाया। हिजबुल्ला आपने नाम सुना होगा। हमास और हूती, हूती जो रेड सी पर कंट्रोल करते हैं, हमास जो गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल करते हैं, जिसके साथ अभी युद्ध हुआ था कुछ समय पहले इजराइल का। तो ये इस प्रकार का एक नेटवर्क बना करके इजराइल से युद्ध करता है और इजराइल इन सबका मुकाबला करता है। अब आता है आपके मन में आना चाहिए कि सर इसमें यूएस क्यों शामिल हो गया। तो ऑब्वियस है, अमेरिका का इंटरेस्ट है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल हमेशा मजबूत स्थिति में रहे, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ऑलमोस्ट एक जैसी चलती है। दूसरा, अगर इजराइल वहां ताकतवर रहेगा, मिडिल ईस्ट में
अमेरिका की चलेगी तो स्वाभाविक रूप से जो ऑयल रूट्स हैं, जहां से तेल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी भी हो पाएगी। और वो हमेशा से चाहता है ईरान को बैलेंस करना, संतुलित करना। ठीक है, तो रियलिज्म का जो प्रिंसिपल है पीएसआईआर में कि देश नैतिकता नहीं देखते हैं, वो हित देखते हैं, यानी उनको एथिक्स वगैरह से, मोरालिटी वगैरह से कोई मतलब नहीं, अपने इंटरेस्ट कैसे साधित हो। तो यूएस का इंटरेस्ट इजराइल के साथ है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के कुछ प्रिंसिपल भी हैं जिनको अगर यहां पर आप कनेक्ट करें, जैसे रियलिज्म, यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या मानता है कि दुनिया पावर से चलती है। दूसरा सिद्धांत है बैलेंस ऑफ पावर, यानी शक्ति संतुलन। कोई देश अत्यधिक शक्तिशाली ना बने। तो अगर इसके पास न्यूक्लियर पावर आ जाती ईरान के पास, तो शक्तिशाली हो जाता है कि नहीं। इसीलिए सऊदी अरब वगैरह ने भी सपोर्ट किया है यूएस को। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब आता है स्वाभाविक रूप से अगर इसने ऐसा किया तो ग्लोबल संकट क्या क्या होगा। तो वो सब विस्तार से इसमें लिखा हुआ है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, अगर आप आगे जाएंगे तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ऑब्वियस है वो ब्लॉक होगा। ये पूरा टाइमलाइन बच्चों दिया गया है, एक बार आप देख लीजिए इसको। पूरा टाइमलाइन है 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन स्ट्रक्चर पूरा का पूरा दे दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट आपको दिया गया है। ठीक है ना, ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम एंड सो ऑन, जो भी मैंने आपको बताया है वो सब। अब देखिएगा बच्चे, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, ये देखिए आप, बहुत ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड का 20% मेरे प्यारे बच्चों यहां से होकर के निकलता है। अब क्या हो जाएगा अगर ये रुक जाता है, इस पर एक एक प्रकार से समझिए रुकावट आ जाती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। ये देखिए, ये ईरान है, पूरा कंट्रोल उसका। तो तेल महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। क्लियर बेटे, कोई डाउट यहां तक का। रेड सी पर हूथियों का कंट्रोल है जो ईरान के द्वारा समर्थित है, तो यहां से भी कुछ न कुछ रुकावट आएगी आएगी। तो चाहे बाब अल मंदेब हो, रेड सी हो, स्वेज कैनाल हो, मेरे प्यारे बच्चों हर जगह समस्या। ये देखिए स्वेज कैनाल पर भी रुकावट आएगी। तो हम भारत का माल, जैसे मान लीजिए हम इंडिया से लंदन कुछ भेज रहे हैं या लंदन से मुंबई मंगा रहे हैं, तो ये रूट है स्वेज कैनाल होते हुए। लेकिन अगर ये बाधित हो जाएगा तो फिर वो केप ऑफ गुड होप होके जाएगा, तो उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप चिंतन कीजिए। तो ये है कि जो चेक पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, बाब अल मंदेब हो गया, स्वेज कैनाल हो गया, रेड सी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या करेंगे, हमारे क्या संपूर्ण विश्व के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इश्यू है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर हम इंडिया का रेफरेंस लेकर के चलते हैं तो 85% हम एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो पहला हमारे एनर्जी इंपोर्ट पर जो है एक तेल महंगा हो जाएगा, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति, यानी तेल के कारण हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी। दूसरा ऑब्वियस है चाबहार पोर्ट वाला मुद्दा है, सेंट्रल एशिया तक हमारी पहुंच प्रभावित होती है। और तीसरा इंडियन डायस्पोरा, हमने आपको दिखाया खाड़ी क्षेत्र में लाखों भारतीय रहते हैं, तो ये हमारे ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। और अब आता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अभी तक इस पे क्या रही है। तो स्वाभाविक हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता लेकर के चलते हैं, और भारत सभी से संबंध रखता है। ईरान और जो है इजराइल और यूएस सबके संदर्भ में अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं, कभी बायस नहीं होते। तो हमने कहा कि शांति बनाए रखा जाए, बातचीत के द्वारा मुद्दे को सॉल्व किया जाए। आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो बस यही चीज आपको पढ़ना है, बाकी और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। एक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन का, जरा पढ़िए और बताइए क्या आप कर पाएंगे इसको। बोलिए, कर पाएंगे इसको। नहीं भी कर पाएंगे तो कोई इशू नहीं है, पूरा दूंगा ही मैं।
कर पाएंगे भाई? फिर इसके बाद इसका आंसर भी दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएस पेपर फॉर इथिक्स का, ये भी देखिए। इस प्रश्न को देखिए, क्या आप कर पाएंगे? कर लेंगे भाई? ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली न्यूज पर, जो कि प्रीलिम्स के लिए है अत्यंत महत्वपूर्ण। इसका भी आंसर है, इसकी भी प्रैक्टिस आप करेंगे। अब मिसाइल इंटरसेप्टर, ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बनाया गया है, यानी जीत वही रहा जिसके पास मिसाइल इंटरसेप्शन सेंटर अच्छे हैं, जैसे इजराइल का आयरन डोम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें प्रीलिम्स के लिए बहुत कुछ सामग्री छुपी हुई है। मिसाइल यानी जो मॉडर्न वॉरफेयर, एक शब्द दे रहा हूं, मॉडर्न वॉरफेयर, और ये निबंध वगैरह भी याद रखिएगा, किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, ये पूरा का पूरा उसमें जाके लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है मॉडर्न वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट, ये होता क्या है। तो इसके लिए आपको पहले ट्रेडिशनल वॉरफेयर को समझना होगा। इतिहास में आपने पढ़ा है, हमने भी अंग्रेजों के खिलाफ किया। तो पहले युद्ध सोल्जर्स, टैंक और फाइटर एयरक्राफ्ट से लड़े जाते थे, लेकिन आज का युद्ध मिसाइल वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन तीनों से लड़ा जा रहा है। इसीलिए हर देश एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाता है, और वही एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको कहा गया है मिसाइल इंटरसेप्टर। ठीक है। अब मिसाइल क्या होती है आप सबको पता है, और रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस तक जाती है और ग्रेविटी से लक्ष्य पर गिरती है, जैसे आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, क्लियर बेटा? अब जैसे यहां पर आपको बहुत बारीक रूप से जानना होता है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, अब प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेता है कि ये कैसे होती है, लिख देगा हाई आर्क ट्रेजेक्टरी, यानी ऊपर गई और फिर एकदम से नीचे आई, हाई आर्क ट्रेजेक्टरी प्रिंसिपल पर काम करती है बैलिस्टिक मिसाइल। फिर ऐसे ही देख सकते हैं आप क्रूज मिसाइल्स हो गए, ये लो एल्टीट्यूड पर फ्लाइट करती। प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि भैया इसमें से कौन सी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के फीचर्स हैं, कौन से क्रूज मिसाइल के। तो क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर फ्लाइट करती है, इसकी जो उड़ान होती है वो एयरक्राफ्ट के जैसी होती है, और इसमें रडार से बचने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। फिर इसके बाद तीसरा होता है ड्रोन स्वार्म्स, आप देख सकते हैं, यानी ड्रोन क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, रिमोट से कंट्रोल होते हैं और उसी के हिसाब से अटैक करते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें। अब इसमें आता है इंटरसेप्टर मिसाइल, मिसाइल इंटरसेप्टर, यानी दुश्मन की मिसाइल अगर हमारे ऊपर आती है उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देने वाली मिसाइल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। दैट्स इट। उसको पहचानती है, डिटेक्ट करती है, फिर उसको ट्रैक करती है, फिर उसको इंटरसेप्ट करती है, और फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। यही 4 प्रोसेस होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब इंटरसेप्टर मिसाइल में आपसे यही पूछेगा कि जो मिसाइल डिफेंस है, एमडी है, वो कैसे, हाउ वर्क्स, यानी ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 वो डिटेक्शन करता है, पहचानता है। क्या करता है, वो पहचान लेता है।
रडार, अर्ली वार्निंग सैटेलाइट, इंफ्रारेड सेंसर्स, ये 3 होते हैं जिनके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, फिर ट्रैक किया जाता है। ट्रैक यानी उसको उसका अनुसरण करना। डिटेक्ट किया, अब कंप्यूटर कैलकुलेट करता है कि स्पीड कितनी है, डायरेक्शन क्या है, कहां जाके गिरेगा, इसे बोलते हैं ट्रैकिंग। इंटरसेप्शन में दूसरी चीज, फिर इंटरसेप्शन में तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है, मतलब सॉरी, इंटरसेप्शन यानी तीसरी चीज हो गई इंटरसेप्शन। ठीक है, कि विस्फोट कहां हो जाएगा और उस जहां पर होने वाला हो उसके पहले ही क्या करना है, उसको, उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देना, यानी वहीं पर टुकड़े टुकड़े कर देना। ये तीसरा होता है इंटरसेप्शन। सिंपल सी बात, यानी हिट टू किल टेक्नोलॉजी, सीधी मारो टक्कर, खत्म हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और जैसे इजराइल का है आयरन डोम, आप यहां पिक्चर से देख सकते हैं। ठीक है, आयरन डोम ये देखिए लगा हुआ, ये निकली, इधर से मिसाइल आ रही है और इसको उसने यहीं पर इंटरसेप्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया एनिमी रॉकेट फील्ड, ये हो गया रडार, रडार सिस्टम डिटेक्ट कर लिया, कंट्रोल सिस्टम ने आइडिया लगा लिया कहां इंपैक्ट करेगा। ठीक है, इस प्रकार की चीज, तो इनका है आयरन डोम। क्लियर है? अब आयरन डोम प्रीलिम्स के लिए पूछेगा कि लॉन्ग रेंज रॉकेट्स के लिए है या शॉर्ट, तो ये शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए, ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए है, अर्बन डिफेंस के लिए। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ये नहीं है, तो प्रीलिम्स में लिख देगा कि ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैप करता है, आप कहिएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके सामने, ऐसे इसमें कई आपको देखने को मिलेंगे। ये ईरान का, ठीक है ना, थार्ड हो गया, बहुत सारे हो गए, तो आपको नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, जिनके बारे में आप पढ़ लेंगे किसका किसका है, और इस पर देखिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बने, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यूपीएससी की जर्नी आप सब आए, और तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चे। ये अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। किस पे आते हैं? इंडियन इकोनॉमी का यह जो चैप्टर है ये मुझे बड़ा पसंद है। एक बार आप पहले मुद्दा देखिए, फिर उसके बाद आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। इंडियन इकोनॉमी मैक्रो। अब जरा इसको आप देखिए, अपने अपने ऊपर इसको आप रखिएगा। मान लीजिए जैसे आप छवि, पूजा, और राजपूत आरती, पूजा जाकर, जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए आप हैं, यानी आप एक छात्र हैं, छात्रा हैं, स्कूल में टॉपर हैं, रिपोर्ट कार्ड आपका शानदार है, बाहर से सब परफेक्ट है, लेकिन पढ़ाई की आदत आपकी कमजोर है, टाइम मैनेजमेंट एकदम से रद्दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट कमजोर है, तो क्या कहा जाएगा आपके बारे में? यही कहा जाए ना कि बाहर से सक्सेस तो दिख रही, लेकिन अंदर से सिस्टम वीक है। और यही आज का आर्टिकल भी डिस्कस करता है कि इंडिया की इकोनॉमी ऐसी ही है, बाहर से अच्छी दिखेगी, सक्सेसफुल दिख रही, लेकिन अंदर से सिस्टम वीक है। और इसीलिए कहा गया है बाहर को मैक्रो 100 और अंदर माइक्रो 0। मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या क्या सीखेंगे वो आपके सामने। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है आप सीख चुके हैं, फिर भी बताऊंगा। माइक्रो क्या होती है वो भी सीख चुके हैं, फिर भी बताऊंगा। भारत में मैक्रो स्ट्रांग क्यों है ये भी बताऊंगा। माइक्रो लेवल पर प्रॉब्लम क्यों है और कहां है, और फिर उसके बाद इस ये बताते हुए एक चर्चा करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज्म की भूमिका इसमें क्या है। सोचो, संविधान की भूमिका क्या है, संघवाद की भूमिका क्या है इस माइक्रो के 0 होने में। माय गॉड, इन्वेस्टमेंट क्यों इंडिया में नहीं बढ़ता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रियलिटी क्या है, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमी आप सबको पता है बताने, और एकदम से नया टॉपिक है, इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। इन फ्यूचर आपको मजा आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पहली, यानी पहली यूनिट जो जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड है, जिस पर आपसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं और पूछता है कि पोटेंशियल जीडीपी को प्राप्त करने में क्या कॉन्स्ट्रेंट है, बाधाएं हैं, तो आप लिखिए भाई यही सारी बाधाएं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सोन बहुत सारी चीजें। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी में हमेशा लगाता हूं। और जैसे इसे पूछा था, ये पॉलिसी पैरालिसिस था या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस था जिसने ग्रोथ को वीक कर दिया, इंडिया की ग्रोथ को। तो आप देख सकते हैं हम कहीं ना कहीं अभी जब माइक्रो में जीरो पढ़ रहे हैं तो पॉलिसी में पैरालिसिस ही तो था। तो ये अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों को एक बढ़िया सा डिस्कशन करना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया ये मैक्रो इकोनॉमी क्या है, यानी पूरे देश की आर्थिक तस्वीर। जीडीपी इज इक्वल टू 7.4%, पूरे देश की इकोनॉमिक पिक्चर। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इसी को देखती हैं, मैक्रो को ही। जैसे इसके इंडिकेटर क्या होते हैं? जीडीपी की ग्रोथ रेट कैसी है, नंबर 1, इन्फ्लेशन कैसा है, नंबर 2, फिजिकल डेफिसिट कितना है, करंट अकाउंट बैलेंस कितना है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, बैंक कितने स्टेबल है यानी बैंकिंग स्टेबिलिटी। यही सारी चीजें मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं। और इसी मैक्रो में भारत स्ट्रांग दिखता है। कैसे? क्योंकि नंबर 1 भारत की हाई जीडीपी ग्रोथ है, यानी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। और अगर ग्रोथ अच्छा है तो इन्वेस्टर अपने आप अट्रैक्ट होता है। दूसरा इन्फ्लेशन कंट्रोल है, यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन टारगेट मैनेज करती है। और अगर प्राइस में स्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार एक्सटर्नल शॉक से बचाता और वो बड़ा मजबूत है। जैसे अभी युद्ध हुआ ईरान इजराइल यूएस का, और भी वो आगे बढ़ रहा है, तो ऑयल प्राइस जब बढ़ेगी उसका शॉक लगेगा तो क्या होगा? हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। या ग्लोबल रिसेशन आ जाए तो भी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। तो तीसरा है, इसलिए हमारा मैक्रो 100 है। चौथा, स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्राइसिस के बाद बैंकिंग रिफॉर्म हुए, सरकार ने किया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वगैरह है, तो इसलिए इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम भी मजबूत है। फिर इंडिया का फिजिकल डेफिसिट भी लगातार आप देखेंगे कोविड के बाद कम होता जा रहा है, यानी हमारा राजकोषीय घाटा भी कम होता जा रहा है, टैक्स कलेक्शन हमारा अच्छा बढ़ रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी में मैक्रो 100 है। अब आया मजा बेटा? सबको क्लियर? इंडिया की इकोनॉमी में मैक्रो 100 है। अब आते हैं माइक्रो 0। तो माइक्रो क्या, सबसे पहले यही जानिए। हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, यानी जब कोई उद्योग, इंडस्ट्री, मतलब माइक्रो मतलब हो गया इंडिविजुअल बिहेवियर, और मैक्रो मतलब होल इकोनॉमी। तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमी को हमें कैसे समझना है कि जब कोई इंडस्ट्री भारत में काम शुरू करता है, मान लीजिए मैं इंडस्ट्री लगाऊं या कोई बाहर से आकर के इंडस्ट्री लगाए, तब क्या होता है, उसी को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। एक व्यक्ति जब आकर के कोई इंडस्ट्री लगाता है, चाहे देश का चाहे देश का बाहर, तब क्या क्या होता है वो सब माइक्रो इकोनॉमी में रीड किया जाता है। यानी माइक्रो इकोनॉमी में फैक्ट्री लगाना, लाइसेंस लेना, लेबर हायर करना, कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए उसको सुलझाना, या लैंड खरीदना, ये सब होते हैं माइक्रो इकोनॉमी के इश्यूज। और आर्टिकल में कहा गया यही, यानी फैक्ट्री लगाने, लाइसेंस लेने, लेबर हायर करने, कोर्ट में डिस्प्यूट सुलझाने, लैंड खरीदने, यहीं पर भारत की समस्या शुरू हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कि आपके मन में आ गया, सर ये मैक्रो एकदम टॉपम टॉप है, ऊपर की तरफ जा रही, लेकिन माइक्रो इतनी वीक कैसे? तो पहला प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है वही जो हमेशा से रहता है, नियम कानून बाधा, यानी रेगुलेटरी ओवरलोड है। नियम कानून, विनियामकीय बाधाएं। यानी अगर आपको एक इंडस्ट्री लगानी है, मुझको और आपको, या कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहा है,
तो भैया पहले उसको लेना पड़ेगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस, दूसरा उसको लेबर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तीसरा स्टेट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, चौथा लोकल बॉडी की परमिशन लेनी पड़ेगी, पांचवा इलेक्ट्रिक सिटी कनेक्शन लेना पड़ेगा, छठवां 6 नंबर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और इन सब के लिए मल्टीपल एजेंसियां हैं, कोई एक एजेंसी नहीं है। तो क्या होगा, डिले होगा और कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। इसे कहते हैं कंप्लायंस बर्डन। तो पहला है रेगुलेटरी ओवरलोड, जिसके कारण से कंप्लायंस का बर्डन किसी भी उद्योग शुरू करने वाले पर पड़ जाता है। तो आपको समझ में आ गया माइक्रो में जीरो में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यानी इंस्पेक्टर राज की मेंटेलिटी। यानी जो यूपीएससी ने निबंध पूछा था ना कि कॉलोनियल मेंटेलिटी इंडिया के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी बाधा है, तो वही चीज यहां पर इंस्पेक्टर राज मेंटेलिटी मींस कॉलोनियल एरा से हम आज भी प्रशासन चलाते हैं। आप देखिए, अगर आपके आसपास कोई अधिकारी उनका रुतबा आप देखिए, उनके चलने वलने का ढंग, उनके इनफैक्ट अगर आपका दोस्त भी होगा ना, आपका दोस्त भी ऐसे उसकी हड्डी वड्डी सीधी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, इतना हंसी आता है देख करके। ऐसा नहीं कि मतलब अद्भुत है वो। अगर आपने अपने आसपास देखा हो कोई, मतलब आईएएस की तो बात ही छोड़ दो, पीसीएस वाली पोस्ट पे अगर किसी छोटी पोस्ट पे है तो भी आगे एकदम बिल्कुल ऐसा टाइट होकर के खड़ेगा, कभी चेस्ट वेस्ट फट के बाहर निकल आएगी। चलने उठने का ढंग ऐसे लगेगा बस दुनिया, जबकि कुछ भी नहीं। अगर सैलरी पे काम करना हो तो शायद ये काम भी ना करे, इतनी कम सैलरी है इनकी। लेकिन ऑब्वियस है, बाहर का पैसा और पावर, और पावर का भी एक क्या होता है, जो है एक बंच होता है कि एक व्यक्ति है तो उसके पूरा सराउंडिंग में सारे अधिकारी वो और ताकतवर। और ये आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चों, आप लोग इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज लेके ना चलें कि सामने वाला जो सामान्य व्यक्ति है वो आपसे काम लेने आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी देख करके वो डर जाए। आप जनता के सेवक बनने जा रहे हैं लेकिन आप जनता के मालिक बन जाते हैं। इंस्पेक्टर राज मेंटेलिटी। तो कॉलोनियल एरा से प्रशासन का माइंडसेट हमने लिया है। ये लिखना है आपको यूपीएससी में, और मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी भी पूछता है। ठीक है, तो अगर कोई बिजनेसमैन है तो अंग्रेज उससे क्या देखते थे, संदेह की निगाह से। तो वही आज भी चलता है, अरे गुरु वही बिजनेस कर रहा है, पक्का इसके पास बहुत पैसा होगा यार, इसने करप्शन किया होगा। इसलिए इंस्पेक्शन इतना ज्यादा होता है, पेनाल्टी का फियर उनके ऊपर रहता है, ओवर रेगुलेशन होता है। तो ऐसे में एंटरप्रेन्योर रिस्क नहीं लेना चाहता, याद रखिएगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या है माइक्रो लेवल पर जो समस्या कर रही है, जुडिशियल डिले। भारत में कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अगर है तो वो बहुत धीमा होता है। यानी कमर्शियल डिस्प्यूट अगर हो गया तो उस केस को सॉल्व होने में 5 से 10 साल लगते हैं। इन्वेस्टर सोचता है अगर विवाद हुआ तो पैसा फंस जाएगा, वो चाइना चला जाएगा, वियतनाम चला जाएगा। और चौथा होता है फेडरलिज्म कॉम्प्लेक्सिलिटी, यानी संघवाद में जो जटिलता है। आप कहेंगे हैं केंद्र एवं राज्य में भी, हाँ अरे भैया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में तो कोई सुनी, लेकिन कंकरेंट लिस्ट भी तो है। संविधान की 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में एक है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। और इसी में कंकरेंट लिस्ट में है जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों की पावर है। और लेबर, एनवायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेंटर और स्टेट दोनों रेगुलेट करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, हो भाई, एक उद्योगपति को डबल अप्रूवल लेना है, पॉलिसी में कंफ्यूजन में रहता है बेचारा वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनक्लियर होती है, सेंटर क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा। तो शेयर्ड पावर विदाउट क्लियर अकाउंटेबिलिटी यहां पर है कि सत्ता पावर तो शेयर करे लेकिन अकाउंटेबिलिटी केंद्र की, राज्य की कुछ क्लियर नहीं। तो ये चौथी समस्या। पांचवी माइक्रो समस्या है पॉलिसी अनसर्टेनिटी, यानी नीति अनिश्चितता। मतलब इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए होता, कोई एफडीआई लेके आएगा तो 10-15 साल के लिए लाएगा ना, मतलब कोई फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म। लेकिन हमारे यहाँ टैक्स चेंज कब हो जाएगा किसी को नहीं पता, पॉलिसी कब रिवर्स कर जाएगी किसी को नहीं पता, स्टेट वर्सेस सेंटर का कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। तो इन्वेस्टर वेट करता है भैया ये सारे मामले सॉल्व हो जाए तब हमें इन्वेस्ट करेंगे।
तो ये है मेरे प्यारे बच्चों माइक्रो जीरो क्यों है। हालांकि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम किया है। भारत ने जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, डिजिटल गवर्नेंस लाया है। यहां पर उसने सुधार किया है। इस स्तर पर हम कहेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने किया, लेकिन ग्राउंड लेवल इश्यूज आज भी वैसे हैं। लैंड डिस्प्यूट, कोर्ट में मामलों का डिले होना, कंप्लायंस की लागत जो इतनी हो जाती है। तो ऐसे में रैंकिंग तो आपकी ईज ऑफ डूइंग में इंप्रूव हो जाती है, लेकिन आउटकम उसका नहीं मिल पाता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, हम क्यों बदल नहीं सकते? इसका हिस्टोरिकल रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको लिखना है, क्योंकि अतीत हमारे मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का स्थायी आयाम है। ऐसा क्यों है हमारा प्यारा भारत? आप भी अधिकारी हो जाएंगे, आप भी ऐसे फिक्स होने वाले हैं, ये मत समझिएगा। तो सैकड़ों बच्चे हाथ के नीचे से निकल गए जो बिल्कुल 1 to 1 मुझसे पढ़े हुए हैं। तो अब तो मैं कह सकता हूं, अभी तक तो ठीक है ना, और कहता ही। पहला है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव लिगेसी, जिस पर यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा था। औपनिवेशिक मानसिकता भारत के विकास में बाधक है। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव लिगेसी का मतलब हम वही विरासत लेके आ रहे हैं जो अंग्रेजों की थी। ब्रिटिश स्टेट यानी ब्रिटेन क्या करता था? कंट्रोल करता था हर चीज पे। आज भी लाइसेंस मेंटेलिटी उन्हीं की है, हमारे यहां भी है। दूसरा, गवर्नेंस को लेकर के ट्रस्ट डेफिसिट है। स्टेट सोचता है बिजनेस रेगुलेशन जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, तो बस ये सारी बातें अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं, तो चाइना क्या है, वहां पर जो प्रोविंसेस है उनको ऑटोनॉमी है, इसीलिए वहां इस प्रकार का डुअल फेडरल स्ट्रक्चर परेशान नहीं करता। यूएसए में स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए जिम्मेदार है, सेंटर का कोई मतलब नहीं। भारत में क्या, शेयर्ड अथॉरिटी है सेंटर और स्टेट की, तो स्लो एग्जीक्यूशन है। तो ये जो माइक्रो वीकनेस है, ये जो माइक्रो जीरो है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ऑब्वियस है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो होता है, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इकोनॉमी में लो होता है, जॉब क्रिएशन लिमिटेड होता है, और एमएसएमई में दबाव हमेशा बना रहता है। यही इंडिया की डेवलपमेंट बॉटलनेक है, गर्दन दबी हुई है इसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज भारत की समस्या अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ग्रोथ क्रिएशन नहीं है, ग्रोथ ट्रांसमिशन है। मैक्रो जो सक्सेस है उसके बेनिफिट माइक्रो इकोनॉमी तक नहीं पहुंच पा रहे। तो आप कहेंगे सर सॉल्यूशन क्या हो? वही सिंगल विंडो सिस्टम, बट रियल, आइडियल नहीं, रियल सिंगल विंडो सिस्टम। वन अप्रूवल इज इक्वल टू ऑल अप्रूवल, ठीक है। दूसरा, फास्टर कमर्शियल कोर्ट बनाई जाए, जो इकोनॉमी वाले मामले स्वयं देखें। जैसे एनवायरमेंट के लिए एनजीटी बनाया, तो क्या इकोनॉमी के लिए हम नहीं बना सकते? अजीब देश है ये, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। अभी तक आपने कहीं पढ़ा, किसी किताब में लिखा है कि फास्टर कमर्शियल कोर्ट बनाए जाने चाहिए? ये पढ़ करके मैंने ये पॉइंट अपनी तरफ से इसमें इनपुट किया आपको। बोलिएगा, फास्टर कमर्शियल कोर्ट यानी जैसे एनजीटी है, जैसे एनजीटी है वैसे ईजीटी, इकोनॉमिक ग्रीन ट्रिब्यूनल, या ग्रीन हटा दीजिए, ईएफटी या एफसीसी, फास्टर कमर्शियल कोर्ट बनाइए। स्टेट, अगला स्टेट को ऑटोनॉमी दीजिए, इकोनॉमी में वो डिसीजन ले सकें, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसको स्टेबल यानी स्थिर बनाइए। और अंत में कंट्रोल स्टेट से फैसिलिटेटर स्टेट बनिए, यानी नियंत्रित मत करिए, सुविधा प्रदान कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछे कि वाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो डिस्पाइट ग्रोथ, तो अब आप बता पाएंगे क्यों भैया ऐसा हो रहा है? यानी आज हिंदुस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री के एक ऐसे क्रॉसरोड पर है जहां मैक्रो इंडिया में हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चमक रहे, बट माइक्रो इंडिया को हमें ठीक करने की आवश्यकता है, ठीक है।
अब मॉडल क्वेश्चन देखिए जरा। क्या इस प्रश्न को लिख पाएंगे आप? ठीक है, इसका आंसर भी दिया गया है, ना लिख पाए तो यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आता है कोकोनट के ऊपर, तो प्रीलिम्स के लिए है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 26-27 के बजट में कोकोनट प्रमोशन स्कीम की घोषणा हुई। तो आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि नारियल एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। पहली चीज, उष्णकटिबंधीय बागान फसल है। दूसरा, यह दीर्घकालिक वृक्षीय फसल है, पेरिनियल ट्री क्रॉप है, वो सब आपको नोट्स में मिलेगा। और इसके इकोनॉमिक यूजेस है कोपरा में, कोकोनट ऑयल में, टेंडर कोकोनट में, क्वायर फाइबर में, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मेरे प्यारे बच्चों। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, याद रखिएगा। कौन कौन से राज्य उगाते हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये ट्रेडिशनल स्टेट थे, लेकिन अब गुजरात, असम जैसे क्षेत्रों में भी है अच्छा उगाया जा रहा है। यानी नारियल अब केवल केरल या दक्षिण भारतीय राज्य नहीं। अब इनके लिए क्या क्या टेम्परेचर वगैरह की जरूरत पड़ती है वो आपको नोट्स में सब मिल जाएगा। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस, जो इनको चाहिए वर्षा रेन, वो 1000 से 2500 मिलीमीटर। और क्लाइमेट चाहिए जो है इनके लिए, मिट्टी चाहिए इनके लिए, सब डिटेल आपको दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, ये लिखा हुआ इसलिए मैंने, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए बेटा सब दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे, ओनली फॉर प्रीलिम्स। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं सालार डे पजोनालेस। ये भैया क्या बला है? सालार डे पजोनालेस, ठीक है, देख लीजिए आप प्रीलिम्स के लिए। चिली के अटाकामा डेजर्ट में एक स्थान है, ये प्रीलिम्स के लिए बस याद रखिएगा, क्या है? सालार एक क्या है? साल्ट फ्लैट है, नमक, ठीक है। तो ये बिल्कुल मंगल की तरह है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक रहेगा, कर लेंगे। मार्स जैसी परिस्थितियां यहां हैं, अब इसकी स्टडी करेंगे तो मार्स के बारे में और भी हम कैसे वहां जीवन वगैरह बसा सकें, ठीक है ना। जैसे एक सबसे बड़ा प्रश्न मानव के सामने क्या था कि इज देयर लाइफ बियॉन्ड अर्थ? क्या पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन है? तो मार्स पर एक अनुमान जताया गया कि हाँ ऐसा है, क्योंकि मार्स पर वाटर यानी पानी के एविडेंस मिले। और मार्स का जो डे लेंथ है वो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। सरफेस मिनरल जो होते हैं वो बिल्कुल पृथ्वी जैसे हैं। और एंशिएंट एटमॉस्फेयर होने के संकेत भी मिले हैं। लेकिन समस्या क्या थी कि हम सीधे मार्स जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वैज्ञानिक पृथ्वी पर ऐसी जगह खोजते हैं जहां मार्स जैसी परिस्थितियां हो, और इन्हें ही कहा जाता है मार्स एनालॉग साइट्स। याद रखेगा, मार्स एनालॉग साइट मींस पृथ्वी पर वह स्थान जहां मार्स प्लेनेट जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन पाई जाए। और वह स्थान कहां पाया गया? आपके सामने, ठीक है। तो इसको आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेंगे, दैट्स इट, बस, बाकी और कुछ भी नहीं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एस्ट्रोनॉट्स कैसे वापस आते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए दोबारा इसको नहीं कराऊंगा। इस पर भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके लिए बने हुए हैं जिनकी आप ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा। बाकी ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, जो बच्चे
यूपीएससी की जर्नी में मेरी मेंटरशिप चाहते हैं वो जरूर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं। और जो 2026 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, ये जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है द ट्रैप ब्रेकर टेस्ट सीरीज, जिसको बच्चों ने बहुत पसंद किया, एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग मजा आया कि नहीं, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो मेंटरशिप अवेलेबल है, जिसमें क्लासेस भी हैं और मेरी खुद की मेंटरशिप है, याद रखिएगा, इसमें टीम की मेंटरशिप नहीं है। और ये फोन नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? थैंक यू। प्रीलिम्स वाले बच्चे एकदम पागल हो जाइए।